हेलो बच्चों। लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स। देखते हैं और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। चाय नाश्ता कर ली थी मैं आज थोड़ा सा, क्योंकि मैंने तो जब तक पेट नहीं भरेगा मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकती हूँ, है ना। तो उसमें 2-4 मिनट लग गए। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि आज हम लोगों ने क्या करना है। मैम ऑप्टिक्स शुरू करना है। ऑप्टिक्स से शुरू करना है ना। ठीक है, ऑप्टिक्स से शुरू करेंगे। एकदम बढ़िया। उससे पहले एक छोटू सा टॉपिक तुम्हारा छूट गया था ना, मैंने एक छोटू सा टॉपिक रह गया तुम लोगों का, एलसी ऑसिलेशन। तो 10 मिनट का है, पर वहां से ना क्या होता है, कई बार क्वेश्चन फंस जाता है, जैसे कि पिछले साल में देखा होगा। तो किसी ना किसी एक सेशन में वहां से एक सवाल आ गया था, है ना। टॉपिक छोटा है, आसान है, तो क्यों ना हम लोग उसके सवाल भी कर लें, है ना। तो एक बार एलसी ऑसिलेशन देख लो, उसके बाद हम लोग रे ऑप्टिक्स अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर मत होना कि इतना लंबा चला गया लेक्चर, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का नहीं जाएगा, थोड़ा फटाफट निपटाएंगे, है ना। तो तुम्हें जल्दी से समझ में आएगा। अच्छा, ऑसिलेशन से क्या समझते हो बच्चों? काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। इशिता तो पढ़ के आई होगी, वो इसके स्कूल में हुआ होगा।
मैम ये एक्चुअली हमारे बोर्ड से कैंसिल है टॉपिक। अच्छा, बोर्ड में नहीं है, बट देखो ठीक है, बोर्ड में नहीं है तो जेई के लिए पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा Yes, इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट वैसे सेमी इम्पोर्टेंट समझ सकते हो, पर ये है कि भाई जब इतना आसान टॉपिक है तो क्यों 4 नंबर को डेंजर में डालना, तो समझ लो। एलसी ऑसिलेशन क्या है? देखो, ऑसिलेशन से तुम लोग समझते हो कि कोई चीज ऑसिलेट हो रही है ना, एक मैम कोई। स्क्रीन शेयर नहीं की। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं की। खाने के बाद भी दिमाग ऐसा ही है। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। एलसी ऑसिलेशन, तो मैंने बोला कि ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन होता है कि किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पे ऑसिलेट करना, है ना, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है? देखो, एक सर्किट बनाती हूँ, ये वाली लिंक दिख रही है ना सभी को? ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ठीक है। इसको एलसी सर्किट भी है, और इसको देखो एलसी सर्किट में दोनों सीरीज में थे, यहाँ भी मान सकते हो। तो ये एलसी ऑसिलेशन क्या चीज है? यहाँ देखो, मैंने बोला इनिशियली कैपेसिटर तुम्हारे फुली चार्ज है ना। इनिशियली अगर कैपेसिटर फुली चार्ज है, यहाँ क्या होगा? प्लस चार्ज, और यहाँ होगा माइनस क्यू चार्ज। तो कैपेसिटर इनिशियली फुली चार्ज है। अब देखो, सर्किट में और तो कोई चीज है नहीं, बस एक कैपेसिटर है और एक ये तुम्हारा इंडक्टर है। अब जब कैपेसिटर चार्ज है तो मैं बोल रही हूँ फुली चार्ज कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब क्या होगा? देखो, कैपेसिटर का काम क्या होता है? एनर्जी को प्रोवाइड, है ना। तो कैपेसिटर के पास एक वोल्टेज भी जनरेट हुई, भाई ये दो प्लेट हैं, इसके अक्रॉस जरूर कुछ ना कुछ एक वोल्टेज भी होगी, जो भी वोल्टेज है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दोनों प्लेट्स पे हैं। अब मैं क्या कहती हूँ कि करंट क्या हो रहा है? मान लो अब इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ना, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो मैं बोल रही हूँ कि इस सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू हो गया, तो ऐसे तुम्हारा करंट बहना शुरू हो गया, आई करंट, ठीक है। सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा, मुझे बताओ जो कैपेसिटर के पास चार्ज है, क्या ये इनकी वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी? कैपेसिटर के पास चार्ज है और तुम क्या कर रहे हो? इसी चार्ज से क्या ट्रांसफर हो रही है? करंट ट्रांसफर हो रहा है सर्किट में, ठीक है। तो करंट ट्रांसफर हो रहा है, तो जो ये चार्ज की वैल्यू है कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर क्या होगा? धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा ना। तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो तुम्हारी इस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो इस पे चार्ज स्टोर है वो कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे तुम्हारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, मतलब जो स्टोर्ड चार्ज था इनिशियली वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। सर्किट में करंट क्या होगा बताओ? पहले तो इंडक्टर था, तो इंडक्टर करंट को एकदम से बढ़ने देगा? नो मैम। नहीं। नो तो मैम। इनिशियली करंट क्या होगा भाई? बताओ, इनिशियली करंट इज वेरी लो, यस मैम। और चार्ज बताओ मैक्सिमम है ना, क्यू नॉट। मैक्सिमम। क्यू नॉट हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ समय बाद, अभी कुछ समय है, ठीक है। अब इस सर्किट में कुछ समय पे मान लेते हैं t इक्वल्स टू टी मान, ठीक है। चार्ज कितना हो गया? डिक्रीज। हाँ, चार्ज कुछ कम हो गया है ना, तो चार्ज मान लेते हैं क्यू हो गया तुम्हारा, क्यू डैश जो हो गया वो क्यू के बराबर हो गया, मतलब सर्किट में क्यू डिक्रीज हो गया। क्यू डिक्रीज हो गया क्योंकि क्यू डिक्रीज हुआ, धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना। पहले सारी की सारी एनर्जी, अगर मान एनर्जी की टर्म्स में बात करूं, पहले सारी की सारी एनर्जी स्टोर किसके पास थी? कैपेसिटर के पास। किस फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में। अगर तुमसे हाँ, अगर बेसिक पूछूं व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर मैम एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज। अब वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है?
इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। अगर पॉकेट की बात करूं कि उसके पास उसकी कौन सी पॉकेट है जहां पे वो चार्ज को स्टोर करेगा, भाई तुम्हारा चार्ज मान लो पैसा है, करेंसी है, उस करेंसी को तुम कहाँ पे रखोगे, या तो बैंक में रखोगे या पॉकेट में रखोगे, राइट। तो ऐसे Yes, ही ma'am. कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो स्टोर कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। है ना, एनर्जी। ऐसे ही मुझे इंडक्टर का बताओ, इंडक्टर भी क्या काम करता है, एनर्जी मैग्नेटिक को फील्ड में। हाँ स्टोर करेगा, पर उसको स्टोर करके कहाँ रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, वेरी गुड। अभी इनिशियली किसके पास एनर्जी है, फर्स्ट केस में किसके पास एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास, है ना। तो कैपेसिटर के पास एनर्जी है, ठीक है, कैपेसिटर फुली चार्ज है, इंडक्टर के पास कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे ही तुमने एनर्जी लूज करना स्टार्ट कर रहा है तुम्हारा वो कैपेसिटर, तो उसका चार्ज कम होता जाएगा। पर एक बात बताओ, वही एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है सारी, वही एनर्जी किस में स्टोर हो रही है, इंडक्टर, ना। तो कैपेसिटर की एनर्जी किस में स्टोर, कैपेसिटर के पास चार्ज है, तो चार्ज धीरे धीरे घट रहा है, वहीं पे करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, आई डैश इंक्रीज, तो यही है। तो चार्ज घट गया और करंट बढ़ गया। फाइनली बताओ, कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। अब इंडक्टर के पास क्या आ गया, मैक्सिमम चार्ज, हाँ मैक्सिमम। अब जो ये चार्ज है जो ये ट्रांसफर होगा इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आई हो गया आई मैक्स और चार्ज हो गया 0। तो ये इस तरीके का हो गया कि कैपेसिटर था पहले फुली चार्ज था, बाद में जाके वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। इतना समझ में आया। करंट धीरे धीरे बढ़ा, करंट मैक्सिमम हो गया क्योंकि इंडक्टर एकदम से तो पढ़ने नहीं देगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो मैक्सिमम टाइम पे जाके करंट मैक्सिमम हो गया और चार्ज तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है, अब बताओ, अब क्या सर्किट में करंट स्टॉप हो जाएगा या दोबारा कोई प्रोसेस स्टार्ट होगी, बताओ। अब क्या होगा, क्या सर्किट में करंट रहेगा। अब क्या हुआ इस प्रोसेस के बाद, देखो हुआ क्या, इंडक्टर चार्ज हो गया, एंड इसकी वजह से क्या रहेगा, करंट की फ्लोइंग, है ना। इसकी वजह, भाई करंट किसकी वजह से, करंट अब किसकी वजह से चार्ज फ्लो करेगा, ड्यू टू इंडक्टर। अब सारी की सारी जो एनर्जी स्टोर हो गई वो इंडक्टर में हो गई। अब इंडक्टर कहेगा ठीक है कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया बट अभी मेरे पास एनर्जी है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस करंट को फ्लो कराऊंगा। तो मुझे बताओ क्या कुछ करंट की डायरेक्शन में फर्क आएगा या सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, सेम में फ्लो कराते हैं, सेम में फ्लो कराते हैं। देखो इंडक्टर है, इंडक्टर भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मैं करंट, अभी मैं कह रहा हूँ अभी मैं करंट फ्लो कराऊंगा, मेरे पास एनर्जी है, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा, मुझे बताओ जैसे ही कैपेसिटर से करंट फ्लो करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा ना, चार्ज हो जाएगा, चार्ज स्टोर कर देगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, बिल्कुल। तो जैसे ही ये करंट तुम्हारा इसके अंदर से पास हुआ, कैपेसिटर के अंदर से, तो बिल्कुल एकदम सही बोला आप लोगों ने कि मैम चार्ज हो जाएगा। तो मुझे बताओ इस प्लेट पे, जो प्लेट ए है, इस पर कैसा वाला चार्ज आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, सोच के बताना। पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव आएगा क्योंकि करंट भी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो प्लस से नेगेटिव, ये प्लेट हो जाएगी प्लस वाली चार्ज और ये प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। तो अब धीरे धीरे बच्चों क्या होगा, कौन चार्ज होता चला जाएगा, कैपेसिटर, और इंडक्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, एलसी ऑसिलेशंस, ये इसी को एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। आगे तुम जब ग्रेजुएशन करोगे तो इसके बहुत सारे वो आते हैं एप्लीकेशन, है ना। तो वही चीज है ये एलसी ऑसिलेशन। इंडक्टर क्या होगा, अब एक अगर मैं ये साइकिल कंप्लीट करा दूं, देखो अगर मैं ये साइकिल कंप्लीट कराऊं, क्या 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 होगा मुझे बताओ, यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, ये चार्ज प्लस वाला मैक्सिमम, माइनस क्यू वाला मैक्सिमम बच्चों, मैक्सिमम।
और ये इंडक्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली Zero. डिस्चार्ज। तो आई क्या हो जाएगा फाइनली, जीरो, सॉरी आई जीरो नहीं होगा, आई चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब मुझे करंट का बताओ क्या होगा फाइनली। अब करंट का क्या करें, क्या कुछ सेकंड के लिए करंट जीरो होगा या डिक्रीज होगा या जीरो हो जाएगा, बता दो। कुछ सेकंड्स के लिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही तो यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम होगा, तुरंत की तुरंत इंडक्टर कंप्लीटली अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देगा और यहाँ पर कोई भी इसके पास करंट नहीं रहेगा। बट उसके बाद फिर अपनी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, कैपेसिटर। अब एक बार पहला डायग्राम और पांचवें डायग्राम को ध्यान से देखो एक बार। कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज देखो, अभी उल्टा चार्ज है ना, Yes, ma'am. तो अभी एक साइकिल और ऐसे ही कराएंगे, फिर जाके फाइनली तुम्हारे कैपेसिटर के पास वही चार्ज क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। समझ रहे हो, ये वाली जो प्लेट है जिसको मैंने नाम बी दिया है, ये प्लेट बी है। इनिशियली इसके पास प्लस क्यू नॉट चार्ज था, अभी तो इसके पास माइनस क्यू नॉट है। एक सर्कल फिर ऐसा ही लगवाओ, तब जाके तुम्हारे पास बी के बाद दोबारा प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और ए के पास माइनस क्यू नॉट। इसी को बोला गया है एलसी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में अब मुझे बताओ, ये ऑसिलेशन टर्म किस चीज के लिए यूज किया गया है। मैंने बोला था ना कि Periodic कोई, motion. मैंने बोला था कोई चीज क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। तो क्या क्या चीज ऑसिलेट कर रही है यहाँ पे, कौन सी चीज Charge. ऑसिलेट, Charge. एग्जैक्ट बताओ, एनर्जी, Energy. एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। तो पहले एनर्जी किसके पास थी इनिशियली, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इनिशियली फुली कैपेसिटर के पास थी, कंप्लीटली। इस स्टेज में दोनों के पास थी, फाइनल स्टेज में सारी की सारी एनर्जी किस पे चली गई, इंडक्टर के पास, क्योंकि आई इज मैक्सिमम, क्यू इज जीरो। ठीक है, तो ऐसे ही ये ऑसिलेट होता रहेगा। अब जहां से क्वेश्चन आते हैं वो देख लो, समझ में आ गया, बस इतना ही था समझने का। इक्वेशन देखो अब एनर्जी वाली, तो यहाँ पे लिखते हैं चार्ज एंड एनर्जी इज ऑसिलेट इन एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, अगर थ्योरी वाला आ जाए तो भी यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा। अब मुझे बताओ कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कैपेसिटर के पास, अगर उसके पास चार्ज क्यू है तो मैम हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अगर भाई मैंने यहाँ पे चार्ज लिखा तो है क्यू नॉट चार्ज है कैपेसिटर के पास, तो एनर्जी कितनी होगी क्यू नॉट चार्ज पे, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2। इंडक्टर के पास बताओ, इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी होगी, 1/2 Half. एल आई नॉट स्क्वायर। तो आई नॉट जहां पे लिखा है समझो सारी की सारी एनर्जी मैक्सिमम तभी इनके पास है, और अगर आधी आधी बटे तो दोनों का सम। इसी पॉइंट पे सेकंड वाला देख लो, यहाँ पे सेकंड वाला जहाँ पे चार्ज भी है सर्किट में और करंट भी है, तो यहाँ पर एनर्जी दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसे लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी किसी टी टाइम पे यही होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। ओके, तो ये था एनर्जी वाला, कि एनर्जी कंजर्वेशन वाला पॉइंट। ठीक है, अब एक बार एक इक्वेशन और है, हाँ, मान लो फाइनल कोई चार्ज आई फ्लो कर रहा है, केवीएल लगा के बताना जरा, केवीएल।
ऐसे चल लो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे चलो, केवीएल लगाओ। केवीएल क्लोज्ड लूप के लिए लिख सकते हैं। इंडक्टर के पास किसी टाइम पे पोटेंशियल होगा एल डी आई बाई डी टी, आई जब उसके पास करंट फ्लो कर रहा है। कैपेसिटर के पास क्यू चार्ज है तो इसके पास कितना होगा पोटेंशियल, क्यू बाई सी। क्लोज लूप है तो इक्वल्स टू 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 समझ में आई कैसे लिखी है? Yes, ma'am. ये हेडिंग ही है, चार्ज एंड एनर्जी इज ऑसिलेटिंग इन एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, इसके बाद ये तुमने एनर्जी, ये एनर्जी लिखी कि एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो ये कंप्लीट एनर्जी है जो कैपेसिटर के पास है, ये कंप्लीट एनर्जी है जो इंडक्टर के पास है। दोनों के पास आधी आधी रहेगी, तो तुम इस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन के लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ से एसएचएम इक्वेशन फाइंड करेंगे कि ऑसिलेट कर रहा है ना, तो देखेंगे कि ये किस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो देखोगे एसएचएम की इक्वेशन निकल के आएगी। चलो, इक्वेशन 1 समझ में आई? यस मैम। अप्लाई केवीएल, इतना कुछ है ही नहीं, बहुत बार पढ़ चुके हो, तो केवीएल अप्लाई किया है। माइनस एल डी आई बाई डी टी कैसे चली होंगी, मैं इस डायरेक्शन में चली होंगी, नेगेटिव से सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एल डी आई बाई डी टी, देखो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव गई तो नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी, फिर कैपेसिटर में मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ गई हूँ तो प्लस का क्यू बाय सी। ओके बच्चों, अब मुझे ना ये पूरी इक्वेशन चार्ज में लिखनी है, चार्ज के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं? चार्ज के फॉर्म में लिखनी है, कैसे लिखूं? आई किसके बराबर होगा? I हाँ, को change. आई को चेंज कर देते हैं, माइनस डी क्यू बाई डी टी में। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, एल डी स्क्र क्यू बाय डी टी स्क्र प्लस क्यू बाय सी इक्वल्स टू 0। और कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्र क्यू बाय डी टी स्क्र प्लस क्यू बाय एल सी इक्वल्स टू 0। अब जरा ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन सेकंड, इसको एसएचएम इक्वेशन से एक बार जरा वो करो कंपेयर, क्या आती थी? यहाँ लिखती हूँ, डी स्क्र एक्स बाय डी टी स्क्र प्लस ओमेगा स्क्र एक्स इक्वल्स टू 0, यही आती थी एसएचएम इक्वेशन। Yes. याद ही नहीं है ना? ओमेगा क्या, ओमेगा होता था और ये क्या है, एक्स तुम्हारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता था। तो यहाँ पे यही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये तो एक डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है ना, तो इसके सॉल्यूशन तुमने मैथ्स में पढ़े होंगे किस तरीके का, या फिर इसका भी पढ़ा होगा क्लास 11th में। इसका सॉल्यूशन क्या आता था बताओ? सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन आता था? याद करो, इक्वेशन तो लिख ली, ये आ गई मैम इक्वेशन, मैं लिख देती हूँ। डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इक्वल्स टू 0। पहले ओमेगा बताओ, ओमेगा किसके बराबर होगा यहाँ पे इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो? यहाँ से ओमेगा किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 1/, 1 root LC. है ना, ये ओमेगा के बराबर हो गया। तो अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस एलसी की जगह में क्या लिख दूं, ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 0। बिल्कुल इक्वेशन वेरीफाई हो गई, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। तो एलसी ऑसिलेशंस में भी ओमेगा किसके बराबर है बताओ, जो रेजोनेंस में आता था, राइट? अगर फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो क्या आएगा, 1/2 पाई
अंडर रूट अंडर रूट LC और यही फ्रीक्वेंसी किस में आती थी? रेजोनेंस में। रेजोनेंस में। तो LC ऑसिलेशंस में भी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है तुम्हारी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली। इसका मतलब यहाँ पे भी जैसे ये फ्रीक्वेंसी मैच होगी, सर्किट में जो करंट क्या आया था? मैक्सिमम करंट आया था। और मैक्सिमम करंट किस फ्रीक्वेंसी पे आएगा? इस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, अब इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन हम Q इज टू साइन ओमेगा टी पढ़े हैं तुमने क्लास 11th में। कुछ आता था A sin ओमेगा टी, कुछ A क्या होता था? एम्पलीट्यूड आता था ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? Q का सॉल्यूशन आएगा। A होता था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम चार्ज कितना है? Q नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या है इस इक्वेशन का बच्चों? सॉल्यूशन है। Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। अगर करंट के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? Q निकाला है तुमने, करंट कैसे निकालेंगे? I इक्वल्स टू dq बाई dt। Yes. तो I की इक्वेशन क्या आएगी अगर मुझे I के लिए निकालना होता तो? I नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा को आगे लिख लेते हैं। इस तरीके से ये तुम्हारी इक्वेशन है। तो यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, एक दो क्वेश्चंस है, बस ये नोट कर लो। ये सॉल्यूशन आएगा इसका Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से तुम मैक्सिमम, हो सकता है किसी टी टाइम में तुमसे पूछे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी टी टाइम पे कैसे निकालोगे? सर्किट में इतना करंट है, इतना वो है। अच्छा, अगर फेज डिफरेंस के लिए भी निकालना सिखाऊं तो एक बार फेज डिफरेंस भी सीख लो। बोलती हूँ इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब कोई फेज डिफरेंस भी है। ठीक है, तो अब ये फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई? टी इक्वल्स टू टी नॉट पे देखो कितना करंट है, टी इक्वल्स टू 0 पे सर्किट में एट टी इक्वल्स टू 0 कितना चार्ज है? टी इक्वल्स टू 0 पे देखो सर्किट में, ये रहा, यही था ना टी इक्वल्स टू 0 इनिशियली जब वेरी लो है। कितना चार्ज है सर्किट में? Q नॉट मैक्सिमम। तो t इक्वल्स टू 0 पे Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? Q नॉट है ना, Q नॉट Q नॉट होनी चाहिए। तो रखो यहाँ पे, पुट दिस इन इक्वेशन थर्ड। तो ये Q नॉट हो गया, ये हो गया Q नॉट साइन कितना? फाइव। ये t 0 है तो ओमेगा t 0 हो गया, तो फाइव कितना आ गया? 1, यानी फाइव की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो ऐसे करके क्या निकाल सकते हो? फेस भी निकाल सकते हो अगर पूछा जाए तो दिस इज द एक्यूरेट सॉल्यूशन वी हैव फॉर द SHM इक्वेशन विच इज Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, LC ऑसिलेशन इतना ही है बस। तो ये डेरिवेशन वगैरह याद नहीं करना, क्या याद करना है? ये मेन इक्वेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, बस। बाकी तो समझने के लिए दो चार सवाल लगा लें इस पे। एक बार देख लो, और कोई प्रॉब्लम है तो आस्क कर लो। देख लो, कोई भी परेशानी है पूछो। अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगी।
क्या दिक्कत है भाई? अरे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अब आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी के बच्चे, लड़कियां, लड़कियों की आवाज नहीं आ रही, परेशानी है तो पूछ लो कोई भी चीज। No, ma'am. जैस्मीन, कनक, Yes. निहारिका, तो 5 मिनट रुक जाओ, बस 2-4 क्वेश्चन और कर लो, फिर हम लोग उस पर मूव करते हैं अपना ऑफिस। LC ऑसिलेशंस, देखो तुम्हें ना ये पता चल जाएगा, अगर डीपीपी जो तुमने क्लास में पढ़ा है, डीपीपी अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स हमने जो क्लास में पढ़ा है वो एकदम अकॉर्डिंग टू जेई के लेवल का ही पढ़ा है, और उतना इनफ है, हमें फालतू का नहीं पढ़ना। डीपीपी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है तुम्हारे क्लास का। LC ऑसिलेशन, चलो कर दो सवाल शुरू। एक बस एनर्जी से क्वेश्चन आएंगे, फ्रीक्वेंसी से आएंगे बस। सवाल क्या कह रहा है? इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज स्टोर्ड इज इक्वली, मतलब दो एनर्जी अब दोनों में बराबर बटी हुई है, तो कितना चार्ज होएगा? तो पहले तो मैक्सिमम एनर्जी निकाल दो, फिर एनर्जी कंजर्व कर दो, मैक्सिमम तो उतनी रहनी है ना। तो क्यू नॉट मान लो किसी टी टाइम पे, मतलब जब ये एनर्जी बराबर बराबर है तो। मैम 20 एम्पियर। अरे ऑप्शन, पहला क्वेश्चन तो कर लो। हाँ भाई बताओ। अच्छा मैम, मैंने जूम कर रखा था ना, तो सेकंड ही देखा मैंने डायरेक्ट। ठीक है कोई नहीं, पहला कर लो। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है बस। नमकीन चावल बना दो। पेट भर गया बेटा? इतना बड़ा क्या दिक्कत आ गई? दिव्यांश, इशिता, आयुष, देखो जब सर्किट में सारी की कैपेसिटर, कैपिटल क्यू चार्ज है, मतलब सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, तो उस समय में कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होगी? क्यू स्क्वायर बाय 2c, है ना? Yes, ठीक है। ma'am. अब मान लेते हैं कि अभी दोनों के पास, फिर दोनों के पास एनर्जी बराबर बराबर बढ़ गई, तो मान लेते हैं जब बराबर बराबर बटी तो चार्ज जो था वो स्मॉल क्यू हो गया, सपोज कर लो क्यू क्यू नॉट जो मानना है, जो करंट है वो मान लेते हैं आई है, दोनों के पास कितना हो गया करंट?
और वो एनर्जी देखो क्यू स्क्वायर बाय 2c हो गया तुम्हारे पास कैपेसिटर के पास, और इंडक्टर के पास मान लो हाफ एल आई स्क्वायर हो गया, और दोनों बराबर हैं, इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दो। Q by ठीक है, root 2. Root अब 2. एनर्जी, वेरी गुड, अब लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। मैक्सिमम एनर्जी तो भाई यही हो सकती है कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब इसी पॉइंट पे ये दोनों में बटी हुई है, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। तो जो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से हाफ एल आई स्क्वायर को क्यू स्क्वायर बाय 2c रख दो, तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय c। तो ये हो गया कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2c इक्वल्स टू स्मॉल क्यू स्क्वायर बाय c। c से c कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, q बाय रूट 2। तो एनर्जी कंजर्वेशन ही से ही सवाल बनेंगे जो भी आएंगे। तो आसान था ये, देखो कितना आसान था। अब यहाँ से मान सकते हैं, यहाँ तो इन्होंने इक्वली बोला है, हो सकता है 1/3 दे दे। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल इज 1/3 ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो वो तुम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेना, है ना। तो वैसे रख दोगे तो वही उसी हिसाब से क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा करो। Fourth option. हाँ, क्या कह रहा है सवाल, एक 60 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है जो कि इज चार्ज टू 100 वोल्ट्स। ठीक है, 100 वोल्ट्स तक चार्ज हुआ है। दिस चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ कॉइल। इसी कॉइल को क्या बोला गया, इंडक्टर, है ना। कॉइल को इंडक्टर, इंडक्टर है। तो एलसी ऑसिलेशन अगर द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब कैपेसिटर का चार्ज जब 0 हो जाएगा इंडक्टर में और होगा सारी की स्टोर. सारी, हाँ, और सारी एनर्जी इंडक्टर के पास। तो मैं बोल सकती हूँ क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, क्यू नॉट तो निकाल ही लोगे, इक्वल्स टू 1/2 एल आई नॉट। क्या था, एल आई नॉट स्क्वायर। भाई या तो एनर्जी इसमें रहेगी टोटल, ये टोटल एनर्जी की बात कर रही हूँ, है ना, या टोटल एनर्जी इंडक्टर में रहेगी। तो जब इंडक्टर में रहेगी तो इसी के पास ये मैक्सिमम करंट आई नॉट होगा। तो अब क्यू नॉट कितना है, निकाल लिया होगा तुमने, क्यू इक्वल्स टू सीवी से। और कैपेसिटर की वैल्यू भी गिवन है, इंडक्टर की वैल्यू भी गिवन है, तो आई नॉट की वैल्यू निकल आएगी, है ना। अगला करो। चॉक कोइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। चॉक कोइल तो अभी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाते हैं अभी चॉक कोइल। 5 सेकंड था मिनट उसका, किसका, थर्ड वाले का। जाओ 5वां करो। तुमने दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से किया, अच्छा देखो इसमें हमने तो इस तरीके से किया है, एक तरीके से और हो सकता है ये। इसको करंट वाले से भी कर सकते हैं। आई मैक्स, मैंने जो इक्वेशन लिखवाई थी, आई की क्या लिखवाई थी, आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब करंट मैक्सिमम होगा तो कब होगा, कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो आई मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट ओमेगा। ये भी इस तरीके से भी कर सकते हो, और ये तो अपना है ही एनर्जी कंजर्वेशन से ये है। और जो दूसरा तरीका सिखाया था वहां से ऐसे आ जाएगा, आई मैक्स इक्वल्स टू आई नॉट ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा पर, 1/√LC। ठीक है, चलो अब 5वां कर। And third option.
वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी निकालनी थी यहाँ पे। द रेजोनेंट एसी सर्किट कंटेन एक, अब देखो इन्होंने बोला है रेजोनेंट एसी सर्किट। अगर अब तुम एलसी ऑसिलेशन नहीं पढ़ते और यहाँ से क्वेश्चन आता, तुम कहते मैम रेजोनेंट सर्किट तो मैम ने कभी एलसी सर्किट एलसी तो पढ़ाया ही नहीं, बट यहाँ पे वो एलसी सर्किट जो है वो एलसी ऑसिलेशन है, एलसी ऑसिलेटर है। तुम्हारे पास एल और सी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी भी क्या होगी, 1/π√LC। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। वेरी गुड। 6 बताओ, फटाफट बता दो, 1 सेकंड का है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सुजल बताएगा। सेकंड की थर्ड? Second. 7th कर दो फटाफट, 7th 8th कर दो। क्या कह रहा है? एसी सर्किट द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 1/√LC। कर लेना, आसान है। 8वां बताओ। भी रेजोनेंस पे है, ये भी कर लोगे। ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। यहाँ से इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे एलसी ऑसिलेशन से। एक पीवाईक्यू देखा था मैंने, वो पीवाईक्यू एक बार ओपन, पीवाईक्यूज में भी एलसी ऑसिलेशन के क्वेश्चन फाइंड कर लेना, हमने उस दिन नहीं करे थे। हाँ, तो पीवाईक्यूज में से एलसी ऑसिलेशन ढूंढ ढूंढ के करने हैं। ईयर बता देती हूँ, 2023 और 2024 के। ठीक है, तो मुझे सबमिट कर देना एलसी ऑसिलेशन के क्वेश्चन 2023-24 में से ढूंढ के मुझे भेज देना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ जाओ अपने रे ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स के बारे में जो भी तुम्हारे मन में सवाल होंगे कि मैम टफ होती है, टफ होती है, वो होती है क्या, बहुत ऐसी होती है, तो देखो नहीं होती इतनी टफ। अगर तुम्हें क्लास 10th का मैथ, क्लास 10th भी नहीं, क्लास 8th का मैथ आता है ना, तो टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ज्योमेट्री बहुत लगेगी, इसलिए इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल ये ऑप्टिकल लिखा हुआ है ना, जो रे ऑप्टिक्स, 2 तरीके की ऑप्टिक्स हैं। तो पहली तो रे ऑप्टिक्स का नाम पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। क्यों? यहाँ पे ज्योमेट्री यूज होगी। अब ज्योमेट्री में बताओ क्या क्या पढ़ा था क्लास 8th में? अपने भाई बहनों को पढ़ाते होंगे जो छोटे होंगे, क्या क्या पढ़ा था? अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, Vertical angles, वर्टिकल एंगल। complementary angles. हाँ, तो एक बार ये जरूर पढ़ लेना, है ना, क्योंकि यही यहाँ पर यही सीखना है हम लोगों को। अगर तुम्हें वो आते हैं तो तुम लोग ये आराम से कर लोगे। कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट में ज्यादा मारामारी नहीं है। ज्योमेट्री में मारामारी है, जैसे भी एक आध क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा। तो अपना नया ब्रांच स्टार्ट करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल, मतलब रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या करेंगे हम लोग? लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। जो हम एक चीज, हर चीज जो तुम्हारे सामने विजिबल है वो क्यों तो देख पा रहे हैं, है ना, क्या रीजन है। तो ऑप्टिक्स में क्या होता है? ऑप्टिक्स में ये धारणा है कि जो तुम्हारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। क्या मानते हैं रे ऑप्टिक्स में? रे लिखा हुआ है, रे। कभी भी देखोगे रे डायग्राम बनाओगे, 10th में भी पढ़ते आए हो, हमेशा रे डायग्राम को देखा होगा। किसी भी मिरर पे भी अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही होगी तो वो हमेशा ऐसे सीधी जा रही होगी, है ना, या जा रही होगी तो भी ऐसे जा रही होगी, इस तरीके से। तो हमेशा रे ऑप्टिक्स में क्या माना गया है, क्या धारणा लेके चलते हैं, क्या कंसिडरेशन है कि जो लाइट है कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन, In ray, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वही वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे कि जो लाइट है कैसे ट्रेवल करेगी? वेव्स में। ठीक है, तो ये है तुम्हारी रे ऑप्टिक्स। रे का मतलब कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में हम लोग ट्रेवल कराएंगे, कहीं भी तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगी कि लाइट ऐसे ऐसे आ रही है। तो ये तुम्हारी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला आता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या टॉपिक है देखो। सबसे पहले रिफ्लेक्शन,
उसके बाद रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक मिसिंग है, प्लेन मिरर्स। क्यों मिसिंग है? क्योंकि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हें करा दूंगी। ठीक है, तो प्लेन मिरर्स हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मोटा मोटा देख लो। उसके बाद करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस कौन से होंगे? कर्व्ड मिरर कौन से होते हैं? कनकेव Convex. कर्व्ड मिरर्स के बारे में पढ़ा है। एक तो प्लेन मिरर्स, उसके बाद कर्व्ड मिरर्स जो होते हैं तुम्हारे कनकेव और कन्वेक्स। मोटा मोटा देख लेते हैं कि पढ़ेंगे क्या इसमें। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद एक यहाँ पे एक टॉपिक और मिसिंग है। पहला टॉपिक प्लेन मिरर हो गया, दूसरा तुम्हारा कर्व्ड मिरर हो गया। तीसरा टॉपिक जो मैं कराऊंगी वो होगा तुम्हारा एपरेंट डेप्थ एंड पोजीशन। तीसरा टॉपिक ये रहेगा, देखते चलो क्या क्या पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसके बाद इसके बाद हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। ये चौथा टॉपिक है। अपरेंट डेप्थ एंड पोजीशन में रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। कर्व्ड सरफेसेस वही है तुम्हारे मिरर्स, कनकेव और कन्वेक्स। पांचवा टॉपिक होगा हमारा लेंस। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक लेंस होगा। उसके बाद लेंस में बहुत सारे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, है ना। लेंस में बहुत सारे टॉपिक आएंगे तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद छठा होगा हमारा क्या, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म के बाद तुम्हारा लास्ट टॉपिक हम करा देंगे जो कि होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है इंस्ट्रूमेंट बताओ? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। ह्यूमन आई। वेरी गुड। तो तीन तरीके के हैं, एक तो आई, ठीक है, ह्यूमन आई। दूसरा माइक्रोस्कोप। तीसरा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। ये तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा। बट थोड़ा सा मैं यही कहूंगी, ज्योमेट्री की अगर एक जो तुम्हारी 8th की जो किताबें हैं अगर एक पेज भी पढ़ाओ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना तुम यही ढूंढते रह जाओगे कि ये थीटा एंगल किसके बराबर करना है, ये एंगल किसके बराबर करना है। अगर ये समझ में आएगा तो उड़ा दोगे तुम, धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन देखो क्या माना गया है, रे क्या है यहाँ पे, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। रे क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर लाइट जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में फॉलो करेगी तो उसी को रे बोला जाएगा। अगर बंडल ऑफ लाइट है उसको क्या बोल देंगे, बीम ऑफ लाइट। अगर एक लाइट है तो रे, बंडल ऑफ लाइट्स हैं तो उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल लाइट कैसी होगी, पैरेलल बीम होंगी ऐसे कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन लाइट को बोला जाएगा कि दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। अब देखो दो चीज होती हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक तो डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट। देखो डाइवर्ज और कन्वर्ज, इनमें क्या फर्क है समझो। डाइवर्ज का क्या मतलब है कि किसी पॉइंट से लाइन, देखो वो कभी रास्ते में भी देखा होगा कि रास्ता आगे रास्ता डाइवर्जेंट है ना, लिखा होता है बोर्ड पे। इसका क्या मतलब होता है कि अभी तो तुम एक लाइन में आ रहे हो, है ना, अभी तो सिंगल लेन है, जो सिंगल लेन रोड है। उसके बाद जो रोड है वो कैसे हो जाती है, 3 रास्ते हो गए, 4 रास्ते हो गए, तो एक सिंगल रोड कैसे बट गई, 3-4 जगह बट गई, तो वो क्या हो गई, डाइवर्जेंट। अब वो बीम भी हो सकती है, तुम्हारा रास्ता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ क्या है, डाइवर्जेंट। तो मान लो पहले तो वो सिंगल थी, अब उसके बाद कैसे होगी, देखो बट गई, तो ये होगी डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट क्या होता है कि देखो एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, मतलब एक सड़क यहाँ से आ रही है, इसको मान लेते हैं कहाँ से आ रही है, ये आ रही है यूपी से। ठीक है, एक यहाँ से एक लेन रोड आ रहा है, मान लो ये आ रहा है दिल्ली से। ठीक है, एक ये आ रहा है, इसको मान लेते हैं ये आ रहा है हिमाचल से। अब ये तीनों रोड एक सिंगल पॉइंट पे जॉइंट होते हैं। जब ये सिंगल पॉइंट पे जॉइंट होके फिर एक सिंगल लेन रोड निकल जाती है, उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। ये रास्ता क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, और ये रास्ता क्या हो गया, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये क्यों बताया, क्योंकि आगे जाके कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को इन्हीं नाम से भी बोला जाएगा। ये डाइवर्जेंट मिरर है, ये कन्वर्जेंट, तो क्यों बोला जाएगा, ये चीज समझ में आ गई।
क्या है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, वेरी गुड। अब देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के हमारे पास कुछ नियम है ना, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो प्लेन मिरर्स के हों चाहे स्फेरिकल मिरर्स के। तो क्या है ये, क्लास 10th में पढ़ा है, बताओ जरा। रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का? Bouncing back of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो Same हम कुछ medium देख ही में. नहीं पाएंगे, है ना। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ही आईज हमारी आंखों में एंटर करेंगी। भाई तुम मान लो, अगर अभी तुम अपने रूम में बैठे हो, लाइटें जल रही हैं, अगर मैं लाइट को ऑफ कर दूं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। कुछ भी क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो लाइट रेज है वही तुम्हारी आईज पे एंटर नहीं कर रही है किसी चीज से टकरा के। जिस चीज से लाइट रेज टकराएंगी, टकराने के बाद वो तुम्हारी आंखों में जाएंगी, तभी वो चीज दिखाई पड़ेगी। तो उसी को क्या बोला है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम। बट होना कैसा चाहिए? मीडियम सेम होना चाहिए, उसी को बोला गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, पहला लॉ यहाँ से क्या निकल के आएगा कि इंसिडेंट, कि ये तुम्हारा कोई भी मिरर लगा लो या कोई भी सरफेस लगा लो, इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक करी इस पॉइंट पे, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक कर गई, या इसके बोलेंगे बाउंस बैक हो गई। ठीक है, लाइट हो गई तुम्हारी बाउंस बैक। ओके, अब इसके बीचों बीच परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद रखो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे एंगल्स लेने में बहुत आसान हो जाएगा। तो सरफेस के साथ नॉर्मल जो भी एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 degree. ठीक है, 90 degree. नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ठीक है भाई, अब पहला लॉ देखो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब है कि पहले तो समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। जो आने वाली लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल सबटेंड करेगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जाने वाली रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रहे, हमेशा एंगल नॉर्मल से लेके बनाओगे, आई और आर को सरफेस से मत ले देना। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ध्यान रखना, आई और आर को नॉर्मल से लेना है ना। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। अब पहला लॉ क्या कहता है, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। यानी जितने एंगल से लाइट रे आएगी उतने से बाउंस बैक होके चली जाएगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, रूल 1। सेकंड रूल क्या है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है, देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ये नहीं है, अगर जैसे ये प्लेन में बोलती हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो ये वाई एक्सिस है, तो तीनों चीजें जितनी भी रेज हैं ये सारी इन्हीं प्लेन में लाई करेंगी, विच इज एक्स वाई प्लेन। ऐसा नहीं है कि एक रे जेड में चली जाए, नहीं, सारी रेज किसमें? सेम प्लेन में होंगी, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट। तो ये है तुम्हारे दो लॉज, इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। उसके बाद आता है बच्चों रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन में भी लॉज आएंगे। ठीक है, अच्छा बताओ रिफ्रैक्शन क्या होता है जरा। ये तो प्री रिक्विजिट पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में क्या समझते हो? बताओ रिफ्रैक्शन के बारे में क्या समझते हो?
मैम बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यूरिंग वो Back होती है। ड्यूरिंग, हाँ, बैंडिंग ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई तुम 10th क्लास में तुमने पढ़ा है, पर मुझे पता है तुम भूल गए हो। अच्छा एक बार बताओ, एक कुछ अभी 10 मिनट का टाइम है, नया टॉपिक तो नहीं शुरू कर पाऊंगी। जैसे मॉल्स में जाते हो ना कई बार, तो कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, है ना, पता नहीं चलता कि यहाँ कुछ मिरर है या नहीं है, ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। पर जैसे ही जाते तो कई बार देखा होगा, रील्स वगैरह भी देखते होंगे, तो कोई स्ट्राइक कर जाता है, फिर पता चलता है कि अच्छा यहाँ तो कुछ है। तो वो क्यों होता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? बताओ, देखा तो होगा ना सबने, Reflection. नहीं देखा होगा तो पता तो होगा। मैम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन Reflection. रिफ्रैक्शन, अच्छा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अगर रिफ्लेक्शन की वजह से होता तो तुम्हें वो मिरर दिख ही जाता। दिखाई देना था। हाँ, वो दिख ही नहीं रही है वो चीज, मतलब क्या लग रहा है, ट्रांसपेरेंट लग रही है। तो इसका मतलब क्या है, लाइट रेज क्या हो गई है, सारी की सारी उस मीडियम से ट्रांसफर हो गई, बट बैक बाउंस बैक होके हमारी आंखों में नहीं आई। तो मतलब जितनी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी और रिफ्लेक्शन कम होगी तो चीजें दिखाई नहीं देंगी, है ना। तो ये होता है। तो जितने अच्छी क्वालिटी के मिरर्स आते हैं उनमें रिफ्रैक्शन रेट बहुत अच्छा होता है, रिफ्लेक्शन कम होती है। वेरी गुड, पता है तुम्हें तो। और कुछ एग्जांपल्स दो, खुद से बताओ कि मैम यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, खुद से दो। मैम वही अपैरेंट डेप्थ वाला। हाँ, एपरेंट डेप्थ वाला, है ना, एपरेंट डेप्थ वाला हो गया। और मैम सनराइज सनसेट। सनराइज सनसेट का क्या रीजन है? मैम मिराज। मिराज तो अलग है, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है मिराज। मैम और रिफ्लेक्शन वैसे तो होता ही मिराज है। भी, मिराज वैसे यही है कि बहुत दूर से आने वाली रेस तुम्हारी आंखों में पड़ जाती है, तो वो चीज दिख ना होते हुए भी तुम्हें दिखने लगती है ना, पास में। वेरी गुड, मिराज। और सनसेट का ये बताया था किसी ने, सनसेट और उसका वो क्यों, वो क्या, उसका क्या रीजन है? मैम सन की रेज जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर के काफी लेयर से मतलब रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आती है, तो हमें अपरेंटली दिखाई देती है। अपरेंट पोजीशन, यस। ये जो अपरेंट पोजीशन है ना, जहाँ पे हमें सन, अपरेंट पोजीशन दिखती है सन की, कि पहले ही हमें सन दिख जाता है, जबकि वो भी नहीं, अपने हॉरिजन के ऊपर भी नहीं आता, बट हमें दिखता है कि अपने हॉरिजन से ऊपर सन आ चुका है। तो वो भी अपरेंट पोजीशन है ना, क्योंकि लाइट रेज ऐसे आती हैं, वो हम सीधे डायरेक्टली हमारे आईज में पड़ती हैं, तो भी हमें लगता है कि हाँ हॉरिजन से ऊपर आ चुका है। तो देख लो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इतना ज्यादा। अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बताओ, ट्विंकलिंग मैम ऑफ वो स्टार। जैसे हम लोग देखते हैं उसको तो कभी कभार जैसे ऐसा लगता है ना कि बंद हो गया फिर चमचमा रहा है सितारा। तो वो इस वजह से क्योंकि हम जब देखते हैं तो कभी कभार स्टार जैसे मूव कर रहा होता है, तो हम लोग को दिखता है, थोड़ा पोजीशन अलग दिखती है इस वजह से। नहीं, हम नहीं देख सकते, अगर वो मूव करेगा तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मैम मतलब वो मूव कर रहा होता है तो हम तो ये नहीं पता चल रहा होता है ना, लेकिन हमें ये लगता है कि हाँ वो बंद हो गया और फिर सितारा चल रहा है। ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। वेरी गुड, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट रेज क्या होती है, ऐसे बैंड होती है, क्योंकि तुम्हें पता है अर्थ की सरफेस से लेके ऊपर तक जाते जाओगे तो मीडियम जो है क्या होता जाता है, कभी डेंसर हो जाएगा, कभी रेयर हो जाएगा, है ना। लेयर और डेंसर का मतलब समझ में आता है ना। डेंसर का मतलब कभी तो हैवी एटमॉस्फेयर होगा, कहीं पे बहुत रेयर मीडियम होगा, मतलब वहां का जो डेंसिटी है वो बहुत कम होगा। तो क्या होगा, लाइट रेज क्या होती हुई आएंगी, कभी बैंड हो जाएंगी, कभी किसी हो जाएंगी, तो वो ऐसे टिल्टेड टिल्टेड आती है। तो तुम्हें क्या होगा, कॉन्टिन्यूअसली स्टार चमकता हुआ दिखेगा, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग। ना। ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो घूम रहा है और हमें दिख रहा है, नहीं भाई, इतना साइंस अभी इतनी आगे नहीं गई है कि हमें स्टार दिखा दे। स्टार मतलब स्टार की इमेज जैसे हम लोग अच्छा, इमेज की बात कर रहे थे, स्टार की इमेज, जो हम लोग की आंखों में पड़ती है। हाँ फिर ठीक है। जो वो वहां से आने वाली रेज जो हमारी आंखों में पड़ेगी वो ठीक, वो बिल्कुल सही। वो बार बार उनके एंगल्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उसके एंगल्स चेंज होते रहते हैं, जो लाइट रेज आ रही है उनके। दैट्स व्हाई स्टार ट्विंकलिंग दिखेगा। तो इससे भी बहुत अच्छे अच्छे फिनोमिना अभी हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। बस हाँ, मजा तभी आएगा
वरना थ्योरी में मजा लेते रह जाओगे, जब क्वेश्चंस करोगे तो नहीं बन पाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी, ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़ के आओगे। मैं सबसे पूछूंगी कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, और सारे एंगल्स पढ़ के आने हैं। और दूसरा होमवर्क है 2023 और 24 के ऐसी ऑसिलेशन वाले सवाल भी सॉल्व करने हैं। तो दीज टू होमवर्क्स यू हैव टू डू बिफोर कमिंग इन द नेक्स्ट क्लास। स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यस मैम। अच्छा रुक जाओ, 15 मिनट है, भागो मत, क्वेश्चन ही कर लो फिर। डीपीपी के डीपीपी वैसे भी नहीं हुई है, भागेगा कोई नहीं भाई, सब आ जाओ, 15 मिनट है, प्रैक्टिस करो चुपचाप। इंट्रोडक्शन हो गया है, चलो। वैसे भी टेस्ट है तुम्हारा इस संडे। पंद्रह मिनट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। भागने वाले बच्चों को एक बार मैसेज करती हूँ ग्रुप में, भाग गए हैं ये। पीक वैल्यू गिवन है, ई नॉट साइन कॉस ओमेगा टी इज 10 वोल्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो तुम्हें इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालनी है। मैम 5 वोल्ट। 5 वोल्ट तो ऑप्शन में है, नहीं नहीं, नो। मैम बी। इंस्टेंटेनियस क्या है, देखो, ई नॉट की वैल्यू तुम्हें गिवन है, टाइम भी तुम्हें गिवन है। हाँ बिल्कुल भाई, ई नॉट भी गिवन है। ये जो वैल्यू है, ये इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब है ई नॉट इज द पीक वैल्यू, और ई क्या है, किसी भी टी टाइम पे निकाले जाने वाली ईएमएफ। तो बट किसी टी टाइम पे ही तुमसे पूछी गई है, तो ई नॉट की जगह 10 रख दो। कॉस ओमेगा कितना दिया हुआ है 50, टाइम कितना दिया हुआ है 1/600। ओमेगा नहीं दिया मैम, फ्रीक्वेंसी दी है। ओ सॉरी, फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा निकाल दो, 2 पाई एफ, ठीक है। तो 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 पाई 50, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो। पाई बाय, 5 ये रूट। कितना हो गया, 10 cos 100, तो पाई/6 हो गया ना। cos पाई/6 कितना होगा, 100। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2, √3/2। √3/2। 5√3। तो ये ई जो है ना, ये इसका मतलब ही ये है कि किसी टी टाइम पे वैल्यू वो निकाला जाए। क्वेश्चन आसान ही था। चलो सेकंड करो।
अच्छा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है? RMS वैल्यू। वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज IRMS। तो IRMS कैसे निकालते हैं? पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, और फिर रूट करो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा। व्हाट इज IRMS? उल्टा ऐसे याद कर लिया करो, जब भी IRMS निकालना है तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन, फिर रूट। तो पहले इस वैल्यू का स्क्वायर करो। मैम रूट 17 आ गया आंसर। वेरी गुड, 17 एकदम सही है। इसका स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 24 साइन ओमेगा। अब मीन वैल्यू करो। इन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन कितना होता है? हाफ। वेरी गुड। और साइन ओमेगा टी का? 0। ठीक है, ये बताया होगा ना क्लास में कि ऐसे ही सिमिलरली कॉस का, तो कॉस ओमेगा टी भी कितना होता है? मीन वैल्यू 0। वहीं पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की मीन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 4 साइन, तो ये हो गया 9 प्लस 16 इंटू 1/2 प्लस ये 0 हो गया। तो मीन कर रही हूँ मैं सेकंड स्टेप। ये पहला स्टेप हो गया स्क्वायर, दूसरा मीन। कितना आ गया बच्चों? 8 प्लस 9 कितना हो गया? 17। 9 9 18 और 1 17। अब थर्ड स्टेप है रूट, तो थर्ड स्टेप इज रूट, डू रूट। ऑप्शन 7। आसान है ना? यस मैम। चलो थर्ड करो। तीन महीने रह गए हैं बस, अब पढ़ जाओ एक बार। क्लास 11 12 सब पढ़ना है तुम्हें 3 महीने में। अब आने वाले जो भी चैप्टर है ना, 3 या 4, उन्हें इस तरीके से कर लो कि दोबारा से उन पे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि तुम और चैप्टर्स पे ध्यान दे पाओ जो पहले हो चुके हैं। थर्ड मैम क्वेश्चन डी। करना है। हाँ बी, डी डी। डी 60 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज। हाँ डी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या निकालना था तुम्हें? रिलेशन बिटवीन एन AC वोल्टेज सोर्स एंड टाइम। ठीक है, मतलब वोल्टेज और टाइम के बीच में रिलेशन दिया है, तो तुम्हें निकालनी थी पीक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो पीक वोल्टेज कैसे निकालेंगे? ये तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा पहले तो, यस मैम। फिर उसके बाद एंगल आ जाएगा। ठीक है, फिर कंपेयर कर लिया होगा। मैम सीधा sin 2 थीटा नहीं कर सकते? तो ये साइन 2 थीटा बनेगा ना। साइन ए साइन बी इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी होता है ना। तो पहले 2 में बनाओ, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू साइन, क्या लिख रही हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। अब ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, तो वोल्ट बी कितनी बन जाएगी? बी इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं 2 इंटू 60 लिख दें, तो ये 60 साइन कितना बन गया? 200 200 पाई टी। पाई टी। तो ये हो गई तुम्हारी वोल्टेज की वैल्यू 60 साइन 2 पाई टी। पीक वैल्यू पे क्या हो जाएगा? पीक वैल्यू पे तो ये कैसे लिख सकते हैं? बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन और ओमेगा टी। तो ये अब बी नॉट से कंपेयर करोगे तो ये कितनी होगी? 60। तो ऑप्शन ये तो बी तो नहीं है, ए भी नहीं है, या तो थर्ड होगा या फोर्थ। 60 वोल्ट तो आ गया। अब ओमेगा किसके बराबर होगा? 2 पाई एफ के बराबर।
और ओमेगा हमारा कितना है यहाँ पे 100 पाई, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू 2 पाई एफ, पाई से पाई कैंसिल, अच्छा 200 है, सॉरी 200, ठीक है। तो एफ कितना आ गया तुम्हारा, डिवाइडेड बाई 2 विच इज 100, तो ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा दिक्कत मत लेना इसमें। अब रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, उस पर ध्यान देना, ठीक है बच्चों। चलो एंजॉय करो अब अपना पढ़ना, ठीक है, फोन मत चलाने लगना।